इंडिया में जो मार्केट अभी यहाँ पर फॉल हुई थी वो फर्स्ट मार्केट है जिसने पूरा की पूरा रिकवरी यहाँ पर दिखा दी है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पे अगर चाहोगे भी लाइक कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रीबाउंड फ्रॉम द टैरिफ फ्रॉम द ट्रम्प। मतलब कि जो शॉक वगैरह यहाँ पर अभी आया था, ट्रम्प ने जो टैरिफ वगैरह यहाँ पर अनाउंस करे थे, उसके चक्कर में पूरी वर्ल्ड की मार्केट फॉल हुई थी, वर्ल्ड में हर कंट्री की मार्केट फॉल हुई थी। उसमें इंडिया की पहली मार्केट बनी है जिसने अपनी रिकवरी सबसे ज्यादा फास्ट पे दिखाई है यहाँ पर। और जो लोग मेरी वीडियोस यहाँ पर रेगुलर चेक कर रहे हैं, मैंने 4 दिन पहले और 5 दिन पहले, इनफैक्ट 7 दिन पहले जो मैंने यहाँ पर टैरिफ वॉर की दोनों वीडियोस यहाँ पर डाली भी थी, मैंने इसमें भी साफ साफ बोला था कि इस चक्कर में मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, देखो दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म, या जो फिक्स हो जाती हैं। अगर टैरिफ अनाउंस होता है तो वो हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। मेरे और आपके यहाँ रोने से टैरिफ नहीं कम हो जाएगा। इसीलिए वो दो टाइप की चीजें होती हैं, तो वो मैटर करती हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरे और आपके रोने से चेंज हो सकती हैं, तो उसमें मार्केट फिर लंबी रिएक्ट करेगी जब तक चीज यहाँ पर चेंज नहीं हो जाएगी। और अभी भी जो लोग अगर मन में ये सोच रहे हो कि 90 दिन का पॉज लग गया है, तो उस पॉज के चक्कर में मार्केट रीबाउंड हो गई है, तो ना, ऐसा कुछ खास नहीं है। मान लो 90 दिन बाद अगर टैरिफ जो पॉज हुआ है वो वापस से रिएक्टिवेट हो जाता है, तो भी मार्केट में इतना फॉल देखने को नहीं मिलेगा जितना आप लोग को अभी देखने को मिला। और बल्कि उसके बाद थोड़ा बहुत फॉल आएगा, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, फिर वो धीमे धीमे अपने वापस से ट्रेंड में आ जाएगी। अब मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो इम्पैक्ट आना था मार्केट में वो आ गया। वैल्यू बाइंग 2-3 दिन में जिसने करी होगी उसके मजे ही मजे हैं, लिटरली मजे हैं। मतलब ये मान लो कि मार्केट जो थी आज से 6 महीना पहले ऑल टाइम हाई पे, वहां से गिरी थी, गिरने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई थी, रिकवरी थोड़ी बहुत क्या, अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। उसके बाद वापस से 3-4 दिन में जो डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा था वो गजब का डिस्काउंट था। मैंने भी वीडियो बना के बोला था बाय करने को, मैंने कोई भी फालतू की चीजें एक्सप्लेन नहीं करी थी। आई होप कि आप लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ बाय किया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर और दो चार न्यूज़ेस के ऊपर। एंड टैरिफ वगैरह की जो भी यहाँ पर वॉर चल रही है वो सब यहाँ पर चलती रहेगी। रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह यहाँ पर जो लग रहा है लगता रहेगा। फिलहाल तो यूएस और चाइना की आपस में टैरिफ वॉर यहाँ पर चल रही है, और वो फिलहाल यहाँ पर चलती रहेगी। एंड लेट मी रिपीट कि उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को ही मिलेगा। क्योंकि अगर चाइना यूएसए में कुछ भी टैरिफ वैरिफ लगेगा, चीज़ें आपस में एक दूसरे कंट्रीज में महंगी होती जाएंगी, जो एक दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आपस में वो लोग, तो उस केस में ऑल्टरनेटिव फाइंड्स करे जाएंगे। तो इंडिया को ही बेनिफिट नहीं होगा, इंडिया के अलावा कोई और भी कंट्री अगर है जिसमें वो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो उस कंट्री को भी बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल फिलहाल तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो सिर्फ इतनी है कि 124%, 125% का टैरिफ लगा चुका है चाइना के ऊपर, और वाइस वर्सा 120% के आसपास चाइना चाइना लगा चुका है यूएसए के ऊपर। और ये सब चीज़ें और निकल के आ रही है कि 90 दिन के बाद 10% का एडिशनल टैरिफ लग जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें यहाँ पर चल रही है, ये सब बातें यहाँ पर लंबी हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और न्यूज़ थी कि मॉर्गन स्टैनली जो इतने बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं एंड स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, कौन है क्या है एक्सपर्ट मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होंगे। उन्होंने इंडिया की जो सेंसेक्स है उसमें जो टारगेट है उसको यहाँ पर कट किया है, लगभग 12% से कट किया है। और अब जो नया टारगेट है वो 82,000 पॉइंट्स के आसपास का है। मतलब कि दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे, अप्रैल चल रहा है, तो मोटा मोटा अगले 8 से 9 महीने का जो यहाँ पर टारगेट है सेंसेक्स में, वो लगभग 82,000 रुपीज के आसपास का है। 82,000 का मतलब हो जाता है 82 क्या 85 ही मान लो, मोटा मोटा वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आप लोग को मार्केट नजर आ जाएगी इस साल के एंड तक। तो अभी भी टाइम है, मैं कहूँगा। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिकवरी नहीं दिखाई है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने रिकवरी दिखा दी है। एग्जाम्पल के तौर पे डिफेंस सेक्टर लोगे तो डिफेंस सेक्टर में मैंने 2 महीना पहले कहा था कि डिफेंस सेक्टर यू शेप की रिकवरी दिखा रहा है। उसके बाद न्यूज़ेस वगैरह निकल के भी आई कि जर्मनी ने और उधर फ्रांस वगैरह ने अपना डिफेंस के ऊपर बजट वगैरह बढ़ा दिया, तो वो सारी न्यूज़ेस भी निकल के आई थी, जिसके बाद डिफेंस सेक्टर काफ़ी कस के भागा था। वरना भी डिफेंस सेक्टर में यू शेप की जो रिकवरी थी वो अब कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे तो बीएससी वगैरह भी अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो बीएससी वगैरह भी लगभग 6,000 रुपये के आसपास आ चुका है। बल्कि आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई से वही 100 रुपये नीचे है। तो अब एक आध 2 दिनों में कभी भी आप लोग को वापस से ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दिख सकता है। एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ, टाइम अभी भी है। एनएससी का आईपीओ आएगा,
वो 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन का होगा। और उस समय जब आईपीओ अनाउंस होगा तो उस समय बीएससी की भी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के आसपास आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इसीलिए अभी भी वक्त है, मैं इसकी यहाँ से भी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखता हूँ। मतलब कि अगर आप लोग मुझसे यहाँ पर अभी भी अपसाइड का पोटेंशियल पूछोगे तो 78 है। मैं इसको अगर 100 मतलब कि 1 लाख चाहता हूँ तो आई थिंक 25%, हाँ आई थिंक 25% यहाँ पर अभी भी मैं कहूँगा कि टारगेट आप लोग यहाँ पर अपना अपसाइड रख के चल सकते हो। जी हाँ, यहाँ से भी 25% का अपसाइड का टारगेट है। मतलब कि अगर कोई इसको 6,000 पे भी बाय करता है तो मोटा मोटा मान लो 7,500 रुपये के आसपास का ये स्टॉक यहाँ पर जा सकता है। हो सकता है कि पहले एक बार स्प्लिट वगैरह आ जाए तो वो एक अलग बात गई, बट अगेन स्प्लिट वगैरह से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो ठीक है, ये सारी बातें भी अभी यहाँ पर चलती रहेंगी शेयर्स वगैरह के भी। आज निफ्टी भी लगभग 2% पॉजिटिव में था, सेंसेक्स भी लगभग 2% से ऊपर पॉजिटिव में था, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में था, मिड निफ्टी तो लगभग 3% के आसपास पॉजिटिव में था, फिन निफ्टी लगभग 3% के आसपास पॉजिटिव में था। तो ये सारे जो मिड निफ्टी और फिन निफ्टी मतलब की जो फाइनेंस सेक्टर वाले जो स्टॉक्स हो गए, आईटी वाले, फाइनेंशियल वाले, वो ज्यादा कसके ग्रीन में आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहे थे। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए आ जाते हैं आईपीओ न्यूज के ऊपर। आईपीओ न्यूज में एज सच कोई भी मेजर न्यूज नहीं है। हाँ, मार्केट ठीक रहेगी तो न्यूज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगी, और हो सकता है कि फिर आप लोग को आईपीओस भी देखने को मिल जाए बहुत जल्द मार्केट में, अगर मार्केट ऐसे ठीक रहती है तो। फिलहाल तो यहाँ पर ना ही कोई मेन लाइन का आईपीओ आने वाला है, ना ही यहाँ पर कोई एसएमई सेक्टर का आईपीओ आने वाला है। तो अपकमिंग आईपीओस की लिस्ट पूरी यहाँ पर ये रही सामने आप लोग की। मैं फालतू में इसको रीड करके आप लोग को यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूँ। बोट वगैरह के, जेप्टो वगैरह के कुछ मेजर बड़े बड़े आईपीओस वगैरह आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे अगले साल या इस साल मिल जाने चाहिए, क्योंकि फाइल हो चुका है, अप्रूवल आ चुका है। अब अप्रूवल वैसे तो 1 साल तक वैलिड रहता है, तो टेक्निकली वो लोग चाहे तो अपना आईपीओ अगले साल भी ला सकते हैं, बट फाइनेंशियल ईयर यही रहने वाला है। तो ये सारी न्यूज़ भी आप लोग की हो गई। अर्बन कंपनी का आईपीओ यहाँ पर आने वाला है, ये बात मैंने आप लोग को अभी 3-4 दिन पहले भी अपडेट करी थी कि उसका जो आईपीओ का डिसाइड सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर। तो अब उनको यहाँ पर 2-4 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ तो ये है कि उनको मिल चुका है कंपनी के शेयर होल्डर से अप्रूवल। शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए वेट कर रहे थे ना वो लोग, तो अब उनको यहाँ पर देख सकते हो शेयर होल्डर अप्रूवल उनको मिल चुका है यहाँ पर। और उसी के साथ में अब आईपीओ का जो साइज है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, 500 550 करोड़ के आसपास का ही एक आईपीओ का साइज यहाँ पर रहने वाला है। और ये जो आईपीओ का साइज है, मैं फ्रेश इशू की बात कर रहा हूँ। ऑफर फॉर सेल तो कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनीज के ओनर के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसके ऊपर, कि जो भी वैल्यूएशन डिसाइड होती है उस वैल्यूएशन में वो अपना कितना स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं, वो टोटल उनके ऊपर डिपेंड करता है। और वो साइज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं भी डिसाइड यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, खाली फ्रेश इशू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले था लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का आएगा, अब आएगा लगभग 550 करोड़ के आसपास का। अब जब आएगा तब आएगा, ये सब बात की बात है। तो ये भी न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये बहुत सारी इन लोग की यहाँ पर फाइनेंशियल्स की इंफॉर्मेशन है जो पढ़ के मैं आप लोग को यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे शेयर होल्डर कह रहा हूँ, बहुत सारे शेयर्स के ऊपर टारगेट्स वगैरह भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एक बार मैं वो आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। टीसीएस के ऊपर यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स ने टारगेट दिया है लगभग 4,000 रुपए के आसपास का, और करेंटली आप लोग को 3200 रुपए के आसपास का मिल रहा है। लार्ज कैप का स्टॉक है, रखना चाहो तो रख सकते हो पोर्टफोलियो में, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट इस समय मार्केट में अगर कुछ रखना चाहते हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा फोकस करो, तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पे मिल रहा है। वरना आईटी सेक्टर चला नहीं है। आईटी सेक्टर की बात करोगे अगर यहाँ पर, तो फिर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, बहुत हैं, हैप्पीएस्ट मोबाइल हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, रूट मोबाइल हो गया, तनला हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज हो गए। फिर उसके अलावा ये एक परसिस्टेंट करके भी एक शेयर है आईटी का, वो भी हो गया। डाटा पैटर्न तो चलो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हो गया। हाँ ये रहा, ये कान्या टेक्नोलॉजीज हो गई, ये भी आप लोग को ग्रो पे आज टॉप सेक्टर में देखने के लिए मिल जाएगा, सबसे ज्यादा हाईली आज जो मूव किया है लगभग 8% के आसपास का। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए आप लोग के आईटी सेक्टर के। और आईटी सेक्टर एज एन पूरा इस समय थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, तो ये भी देख सकते हो लगभग 7,500 रुपए के आसपास का स्टॉक था, 45% के आसपास करेक्टेड वैल्यू पे मिल रहा था, लगभग आप लोग को 4,000 रुपए के आसपास का, वहां से लगभग 36% भाग चुका है। अभी भी मैं कहूंगा लगभग लगभग 5,500 रुपए के आसपास का मिल रहा है। रखना चाहो रख सकते हो, कोई सच इशू नहीं है। बट इतना माइंड में रखना कि इसी के साथ साथ आप लोग को टाटा टेक्नोलॉजीज भी देखना पड़ेगा, टीसीएस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, टीसीएस भी 4,000 रुपए के आसपास का टारगेट आया हुआ है, और 4,500 रुपए के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई था। तो अब उम्मीदें हैं कि बहुत कस के आईटी सेक्टर में रिकवरी आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी।
रूट मोबाइल की भी बात करोगे तो लगभग अगेन वो भी काफी गिरा हुआ स्टॉक है, अब ज्यादा नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो ये सारे आईटी सेक्टर की बात हो गई। टाटा स्टील, स्टील इंडस्ट्री एज एन स्टील मैं फोकस नहीं करता हूं, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। स्टील इंडस्ट्रीज में फिर चाहे टाटा स्टील की बात करो, चाहे श्याम मेटालिक्स एंड स्टील की बात करोगे, या वेदांता की बात करोगे, या कोई भी और भी अगर स्टील का शेयर होगा तो मुझे समय याद नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा फोकस करता नहीं हूँ। क्योंकि एक इशू है, पता है क्या है स्टील सेक्टर में, इंडिया लार्जेस्ट स्टील सप्लायर तो है, बट खाली यूएस को ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस वगैरह में इतना कस के बनता है, थोड़ा बहुत चाइना को सप्लाई कर देता है। ये एक इशू है कि स्टील सेक्टर, अच्छा एक और भी है कि बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है। कभी ऑर्डर मिल गया किसी साल, उस साल प्रॉफिट देखोगे तो पहाड़ों की तरह ऊपर खड़े हुए हैं प्रॉफिट्स पूरे पूरे। किसी टाइम पे नहीं मिलेगा ऑर्डर वगैरह तो प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक इशू हो जाता है स्टील सेक्टर में, इसलिए मैं स्टील को उतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, ना ही यहाँ पर भी बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। ऑल्दो एक्सेस सिक्योरिटीज का टारगेट यहाँ पर आया हुआ है, एक्सेस सिक्योरिटीज का टारगेट को उतना ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ। आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में टारगेट दिया हुआ है लगभग लगभग 4500 रुपए के आसपास का, 4200 रुपए के आसपास का अभी ये आप लोग को मिल रहा है। नवीन फ्लोरिन एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। एक एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स को आपस में कंपेयर मत करना। कहने के लिए केमिकल बनाते हैं, बट केमिकल बहुत होते हैं। केमिकल जमीन साफ करने वाला भी होता है, दीवार पे पेंट लगने वाला भी केमिकल होता है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में भी 10 टाइप के केमिकल यूज होते हैं। एक केमिकल होता है जो खाद में जाता है, एक केमिकल होता है जो फसल के कीड़े मारने में जाता है। इसीलिए कभी भी केमिकल्स को के स्टॉक्स को आपस में कंपेयर मत करना, ये मेरी आपको एडवाइस है। बाकी आप लोग रिसर्च मुझसे अच्छी पूरे यूट्यूब पे कर सकते हो। नवीन फ्लोरिन भी लगभग 4500 रुपए के आसपास का टारगेट आया हुआ है। नवीन फ्लोरिन चाहो नवीन फ्लोरिन रख सकते हो, बढ़िया है कंपनी आप लोग की, आई थिंक ये वाली हाँ स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप 20,000 करोड़ के आसपास की है। पीआई इंडस्ट्रीज भी रख सकते हो, अभी यहाँ पर एक कल ही लगभग 8% के आसपास भागा था, 10% के आसपास पिछले एक हफ्ते में। वापस 3600 रुपए के आसपास मिल रहा है, मैंने बीच में एक दो बार कवर किया जब नीचे मिल रहा था। मर्जी आपकी है, 3600 3800 रुपए के आसपास भी मिलता है, रख सकते हो। ऑल टाइम हाई इसका लगभग 4500 रुपए के आसपास का है। केमिकल सेक्टर पे मैं जाऊंगा तो रात भर बैठा रहूंगा, केमिकल सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट इतने हैं कि मुझे नाम भी जल्दी याद नहीं आते हैं। ऐसा ऐसा ये SRF भी हो गया, ये भी हो गया, लगभग 6 महीने में काफी बढ़ा हुआ है। वरना भी क्योंकि मार्केट उतनी ज्यादा चल नहीं रही, इस चक्कर में थोड़ा सा स्टेबल है, वरना ये भी हो गया। बर्जर पेंट पे अगर आओगे यहाँ पर तो बर्जर पेंट भी आप लोग का केमिकल बनाता है, पेंट सेक्टर का स्टॉक हो गया, ये भी रिकवरी दिखा चुका है। वरना देखोगे दिसंबर में 400 रुपए के आसपास का मिल रहा था, उसके बाद लगभग 20-21% यहाँ पर भाग चुका है। तो किसी ने भी बाय किया था, आई थिंक प्रॉफिट में यहाँ पर हो गए। तो केमिकल सेक्टर भी अपने आप में आप बाय कर सकते हो। KEI वायर्स वगैरह बनाते हैं, अडानी ने अभी वायर्स में एंट्री लेने का अनाउंस किया, तो उसके बाद यहाँ पर सारे हेवेल्स, पॉलीकैब और ये 3 शेयर्स और एक आप लोग का क्वाड्रेंट, 4 शेयर्स यहाँ पर गिर गए थे। KEI हो गया, हेवेल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जिसका आईपीओ अभी कुछ टाइम पहले ही आया था। मैंने पॉलीकैब बाय किया था, पॉलीकैब अपने आप में बेहतरीन स्टॉक है, मुझे पॉलीकैब बेटर लगा था तो मैंने बाय किया था। बाकी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। लगभग पॉलीकैब आज भी 3% के आसपास बढ़ा है, एक हफ्ते में 5-6% का रिटर्न ये मुझे दे ही चुका है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट हाँ ऑल टाइम हाई इसका 7500 रुपए के आसपास का है। वापस से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला ही जाएगा, जब भी जाएगा तो मजे ही मजे हैं। उसके अलावा विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आया था, 140 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर आ चुका है। तो बहुत सारे टारगेट से मैं खाली वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे जेन्युइनली सही लग रहे हैं। एस्ट्रल का भी टारगेट यहाँ पर आया हुआ है, एस्ट्रल भी अपने आप में बेहतरीन स्टॉक है, काफी गिर चुका है ये। अगर देखोगे तो लगभग 2200 रुपए का, 2500 रुपए का स्टॉक था, गिरते गिरते आप लोग को लगभग आधे पे मिल रहा है, 1200 रुपए पे। और मिड कैप की कंपनी है, प्रॉफिट्स वगैरह ठीक है, बढ़ ही तो रहे हैं, थोड़ा बहुत डामाडोल कंपनी में हो रहा है बीच में। पाइप्स बनाती है, पाइप मतलब वही जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं ना प्लम्बिंग वाले, वो कंपनी बनाती है। तो वैसे यहाँ पर कंपनी ठीक है। इसके अलावा मार्केट में ऐसा कोई भी मेजर यहाँ पर न्यूज नहीं है। डाटा पैटर्न आज काफी बड़ा था, डिफेंस सेक्टर बड़ा था, मैस्टॉक भी बड़ा था, मैस्टॉक मेरे पास भी है, लगभग 100% के मैं प्रॉफिट में यहाँ पर धीमे धीमे आ रहा हूँ। करंट प्राइस पे मैस्टॉक या डेटा पैटर्न को मत बाय करो, अवॉइड करो। इसके अलावा ये आप लोग का मदरसन हो गया, ये भी काफी बड़ा था आज। लार्ज कैप में डेवलपर्स के भी स्टॉक्स काफी बड़े थे, बल्कि मैंने तो वीडियो में कहा भी था कि रियल स्टेट को भला टैरिफ से क्या मतलब है। इंडिया में कोई फ्लैट बनाता है तो इंडिया में परचेस हो जाता कर लेता है आदमी, तो रियल स्टेट सेक्टर को टैरिफ से कोई भी मतलब नहीं था।
मैंने परसों नरसों भी ये बात आप लोगों से कही थी। अब भारत फौज काफ़ी बेहतरीन शेयर है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1700 रुपये का स्टॉक था, ये 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है, इसको प्लीज़ बाय कर सकते हो, बढ़िया बेहतरीन कंपनी है, बहुत करेक्टेड वैल्यू पे मिल रही है इसको, बल्कि मैं भी बाय करूंगा, अभी आज और कल में ही बाय करता हूँ मैं इसको भी। इसके अलावा HDFC बैंक वगैरह ये सब तो मैं नहीं कवर करता कभी भी, तो ये सब रहने देते हैं यहाँ पर। आज की सारी वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोग का डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।